Hello students, welcome back to CG Shiksha. I am Tarannum, your English educator from CG Shiksha, and today in this class we are going to read our next chapter from your snapshot book, and the name of chapter is Birth, written by A.J. Cronin. So आज के इस क्लास में हम क्लास 11 स्नैपशॉट बुक का चैप्टर नंबर 7 बर्थ, जिसको A.J. क्रॉनिन ने लिखा है, वो रीड करने वाले हैं. सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल चैप्टर होने वाला है. सो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर का थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं हम कि बर्थ मतलब आप सबको पता होता है कि बर्थ मीन्स क्या होता है, जन्म. और इस चैप्टर में जो हम स्टोरी पढ़ने वाले हैं एक्चुअल में वो क्या है, एक बड़े सी बुक जिसका नाम है द सिटाडेल. इस बुक से एक छोटा सा उसका एग्जैक्ट मतलब उसका अंश लिया गया है और हमको एज ए चैप्टर आपके स्नैपशॉट बुक में दिया गया है. तो बर्थ मतलब ये स्टोरी इस पे बेस्ड है कि एक बेबी बर्थ में कितने सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं और किस तरीके से वो जो डॉक्टर होता है अपना एफ़र्ट लगाता है, इतना मेहनत लगाता है, इतनी कोशिशें करता है और फाइनली क्या वो उस बेबी को ज़िंदा बचा पाता है या फिर नहीं बचा पाता है. यही स्टोरी पूरा इसी पे बेस्ड है, इसलिए इस स्टोरी का नाम बर्थ दिया गया है. सो स्टार्ट करते हैं हमारा ये चैप्टर, और उससे पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन जो हमको गिवन है उसको रीड करते हैं. इन दिस एग्जर्प्ट from the Citadel, Andrew Manson, newly out of medical school, has just begun his medical practice as an assistant to Dr. Edward Page in the small Wells mining town of Blandley. जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि एक बुक है जिसका नाम है द सिटाडेल, उसका एक छोटा सा टुकड़ा हमको इस बुक में चैप्टर के तौर पे दिया गया है. और एक डॉक्टर रहते हैं जिनका नाम रहता है एंड्रयू मैनसन. वो अभी अभी मेडिकल स्कूल से पास आउट हुए रहते हैं और वो मेडिकल प्रैक्टिस करते रहते हैं. किन के अंडर में काम करते हैं वो, तो वो करते हैं डॉक्टर एडवर्ड पेज के अंडर में काम करते हैं एंड्रयू मैनसन. ठीक है, और वो कहाँ के रहने वाले होते हैं, ब्लैंडली. ब्लैंडली एक सिटी का नाम है जहाँ पे मोस्टली लोग जो होते हैं वो माइनिंग का मतलब खुदाई का ही काम करते हैं. As he is returning from a disappointing evening with Christine, the girl he loves, he is made by Joe Morgan. और जब वो एक लड़की होती है जिसका नाम रहता है क्रिस्टिन, जिससे एंड्रयू मैनसन बहुत प्यार करते थे, वो उनसे मिल करके वापस जब शाम को आते रहते हैं तो वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग रहते हैं, बहुत ज़्यादा निराश रहते हैं, उदास रहते हैं. और जब वो वापस आते रहते हैं उसी टाइम पे उनकी मीटिंग होती है जो मॉर्गन. जो मॉर्गन कौन है, इस स्टोरी के कैरेक्टर हैं. जो एंड हिज वाइफ who have been married nearly 20 years are expecting their first child. जो मॉर्गन और उनकी वाइफ का नाम रहता है सुजैन. इन दोनों की शादी की लगभग 20 साल हो जाते हैं और 20 साल के बाद उनकी वाइफ पहला बेबी अपना एक्सपेक्ट करती है. ठीक है, सो इस स्टोरी के कैरेक्टर तो हमको पता चल गए. फर्स्ट कैरेक्टर इज़ जो मॉर्गन, सेकेंड कैरेक्टर इज़ हिज वाइफ, हर नेम इज़ सुजैन, थर्ड कैरेक्टर इज़ एंड्रयू मैनसन. ठीक है, और इसके अलावा हम पढ़ेंगे आगे कि जो मॉर्गन की वाइफ सूजन है, सूजन की मदर भी रहेगी. तो उसको हम जब स्टार्ट करेंगे तो आपको ऑलरेडी क्लियर होते जाएगा. बस आप याद रखिएगा कि जो एंड्रयू है वो एक डॉक्टर है और जो मॉर्गन है वो मेन कैरेक्टर हमारे, और उनकी जो वाइफ है जो कि 20 साल के बाद फर्स्ट बेबी एक्सपेक्ट कर रही है, इन्हीं के बारे से हम स्टोरी में पढ़ने वाले हैं. क्लियर? सो लेट्स बिगिन आवर स्टोरी. Though it was nearly midnight when Andrew reached Bringover, he found Joe Morgan waiting for him, walking up and down with short steps between the closed surgery and the entrance to the house. वो लगभग से मिडनाइट मीन्स रात के 12 बजे का समय था जब एंड्रयू ब्रिंगोवर में आते हैं. तो वो देखते हैं कि जो मॉर्गन जो है वो डॉक्टर एंड्रयू का वेट कर रहा होता है, और वो वेट करते करते जो छोटे छोटे स्टेप, छोटी छोटी जो सीढ़ियाँ होती है उसमें बार बार ऊपर नीचे होते रहता है. क्लोज्ड सर्जरी वाले एरिया से लेकर के घर के एंट्रेंस तक, यहाँ से मतलब क्लोज्ड सर्जरी एरिया से लेके जो घर का मेन एंट्रेंस होता है, अंदर आने का जो दरवाज़ा होता है, वहाँ तक वो बार बार आना जाना करते हुए वो एंड्रयू का वेट कर रहा था. कौन? जो मॉर्गन. एट द साइट ऑफ हिम द बर्ली ड्रिलर्स फेस एक्सप्रेस्ड रिलीफ. Doctor, I am glad to see you. I've been back and forward here this last hour. The missus wants you before time too. और here drillers
बर्ली ड्रिलर्स फेस का मतलब क्या है यहाँ पे, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि उन लोग जिस सिटी में रहते थे वहाँ मोस्टली लोग माइनिंग का काम करते थे, इसलिए इनका जो फेस का डिस्क्रिप्शन है उसको बर्ली ड्रिलर फेस कहा गया है। और जैसे ही जो मॉर्गन देखते हैं कि एंड्रयू आ गए हैं, वो थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, क्योंकि काफ़ी देर से वो एंड्रयू का वेट कर रहे थे। जैसे उनको देखते हैं कि फाइनली एंड्रयू आ गए हैं, तो वो थोड़ा रिलैक्स फील करते हैं। और फिर वो बोलते हैं कि डॉक्टर, मुझे आपको देख कर के बहुत खुशी हुई। मैं यहाँ से कब से बार बार बैक एंड फॉरवर्ड हो रहा हूँ पिछले 1 घंटे से, मीन्स कभी आना फिर जाना फिर आना जाना, मीन्स वो कंटिन्यूसली ये काम करते रहते हैं पिछले 1 घंटे से। फिर वो बताते हैं कि जो मेरी मिसेस है, मीन्स जो मेरी वाइफ है, उनको आपकी हेल्प की ज़रूरत है। बिफोर टाइम 2 का मतलब क्या है यहाँ पे, मतलब अभी उनकी डिलीवरी के लिए थोड़ा टाइम है, लेकिन उससे पहले उनको कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं या फिर कोई उनको प्रॉब्लम है, जिसके वजह से जो मॉर्गन की वाइफ रहती है उनको डॉक्टर की हेल्प की नीड होती है। एंड्रयू, abruptly recalled from the contemplation of his own affairs, told Morgan to wait. He went into the house for his bag, then together they set out for number 12 Blanina Terrace. एंड्रयू, जो कि एब्रुटली मीन्स सडनली, अचानक से उनको रिकॉल किस में से किया जाता है, कॉन्टेम्पलेशन मीन्स उनके ऑब्जर्वेशन से। वो अपने ही ओन अफेयर, अपने ही चीज़ों में परेशान थे। फिर वो मॉर्गन को कहते हैं कि तुम थोड़ा वेट करो, और फिर वो अपने घर जाते हैं। अपना जो उनका बैग रहता है जिसमें उनका सारा मेडिकल का सामान रहता है, वो अपना बैग लेकर के आते हैं। फिर जो मॉर्गन और डॉक्टर एंड्रयू दोनों साथ में जाते हैं जो मॉर्गन के घर पे, जो यहाँ पे गिवन है नंबर 12 ब्लैनिना टेरेस, ये जो मॉर्गन का एड्रेस है। ओके। द नाइट एयर वॉज कूल एंड डीप विथ क्वाइट मिस्ट्री। और जिस रात में उन लोग जो मॉर्गन के घर जाते रहते हैं, रात में ठंडी ठंडी हवाएं चलते रहती हैं और वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा शांत होता है। ऐसा लगता है कि उस हवा में कुछ रहस्य छुपा हुआ है। यूजुअली सो परसेप्टिव, एंड्रयू नाउ फेल्ट डल एंड लिस्टलेस। ठीक है, परसेप्टिव मीन्स सेंसिटिव एंड डल एंड लिस्टलेस मीन्स लैक ऑफ एनर्जी, बहुत ही ज़्यादा थक जाना, एनर्जी की कमी हो जाना। तो जो एंड्रयू था वो बहुत ज़्यादा थक गया था, वो सेंसिटिव टाइप का था, बहुत डल लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि उसके में कोई ताकत नहीं है। He had no premonition that this night call would prove unusual, still less that it would influence his whole future in blindly. Here premonition means हमको पहले से आभास हो जाना कि शायद हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला है। तो जो एंड्रयू था उसको पहले से कुछ आभास नहीं होता, कोई प्रीमोनिशन नहीं होता, उसको ये पता ही नहीं था कि ये जो रात है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का होने वाला है। और ब्लाइंडली इस सिटी में ये जो नाइट है वो उनका आगे का फ्यूचर क्या करेगा, तय करेगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि उनके लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो सकता है ये नाइट। The two men walked in silence until they reached the door of number 12. Then Joe drew up short. उसके बाद जो दोनों हैं मीन्स जो मॉर्गन है और जो एंड्रयू हैं वो दोनों चलते रहते हैं जब तक कि उन लोग नंबर 12 मतलब जो मॉर्गन के घर तक नहीं पहुंच जाते हैं। फिर अचानक से जो मॉर्गन रहता है ड्रू अप शॉर्ट मीन्स स्टॉप सडनली, अचानक से वो रुक जाता है, घर के अंदर नहीं जाता। I'll not come in, he said, and his voice showed signs of strain. But man, I know you will do well for us. उसके बाद जो मॉर्गन अपने घर के बाहर पे ही रुक जाता है और बोलता है कि मैं अंदर नहीं जाऊंगा। और जब वो बोलता है कि मैं अंदर नहीं जाऊंगा तो उसकी आवाज़ में बहुत ज़्यादा टेंशन दिखाई देते रहता है, ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा टेंस्ड है अपनी वाइफ को लेकर के। फिर वो आगे एंड्रयू से बोलता है कि लेकिन मुझे ये बात पता है कि आप हमारे लिए अच्छा ही करेंगे, मीन्स आप मेरी वाइफ का चेकअप अच्छे से करेंगे। मे बी अगर वो अभी उनका डिलीवरी का टाइम है तो आप ये सारी चीज़ अच्छे से मैनेज कर लेंगे। Inside, a narrow stair led up to a small bedroom, clean but poorly furnished, and light only by an oil lamp. अब आगे हमको जो मॉर्गन के हाउस का डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि पतली पतली सी सीढ़ियाँ थी, छोटी सी उसके घर में बेडरूम था, बहुत साफ़ सुथरा था, लेकिन जितने भी फर्नीचर्स थे वो थोड़े पुअर टाइप के थे। और वहाँ पे सिर्फ एक ऑयल लैम्प से ही रोशनी आ रही थी। Here Mrs. Morgan's mother, a tall, grey-haired woman of nearly 70, and the stout, elderly midwife waited beside the patient,
वॉचिंग एंड्रयूज एक्सप्रेशंस एज ही मूव्ड अबाउट द रूम। अब वहाँ पे जैसे ही एंड्रयू देखते हैं तो वहाँ पे कौन कौन रहता है, मिसेस मॉर्गन्स मदर। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जो मॉर्गन की वाइफ है जिनका नाम रहता है सूजन, और सूजन की मदर, ठीक है, मीन्स जो मॉर्गन की मदर इन लॉ, वो वहाँ पे रहती है। वो बहुत ही टॉल सी लेडी होती है, ग्रे हेयर रहता है, मीन्स उनका जो बाल है वो थोड़ा पक जाया रहता है। और ये जो वुमेन रहती है, जो सूजन की मम्मा रहती है, वो लगभग से 70 इयर्स की रहती है, हेल्दी रहती है। और उनके पीछे में कौन रहता है, एल्डरली मिडवाइफ। मिडवाइफ किसको बोला जाता है, जो डिलीवरी के टाइम पे जो हेल्पिंग नर्स होते हैं, ऐसे नर्स जो जब किसी का डिलीवरी होने वाला होता है तो वहाँ पे एज अ हेल्पर वहाँ पे जो रहते हैं डॉक्टर के साथ, उसको मिडवाइफ भी कहा जाता है। तो जो मॉर्गन की वाइफ सूजन की मम्मा रहती है वहाँ पे एक मिडवाइफ रहती है। वॉचिंग एंड्रयूज एक्सप्रेशन एज ही मूव्ड अबाउट द रूम, और उन दोनों, एंड्रयू जैसे रूम के अंदर आता है तो उन लोग एंड्रयू का एक्सप्रेशन दोनों देखने लग जाते हैं। लेट मी मेक यू अ कप ऑफ टी डॉक्टर, बैक सेट द फॉर्म अप क्विकली आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स। उसके बाद जो सूजन की मम्मा रहती है वो बोलती है कि मैं आपके लिए एक कप चाय बना देती हूँ। सेट द फॉर्म अप क्विकली आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स, कुछ देर के बाद उसकी मम्मा ऐसा बोलती है। एंड्रयू स्माइल फेंटली, जो एंड्रयू रहता है वो बहुत ही धीमी से साइनली टाइप का थोड़ा स्माइल करता है। He saw that the old woman, wise in experience, realized there must be a period of waiting, that she was afraid he would leave the case, saying he would return later. Don't fret mother, I will not run away. और जैसे ही सूजन की मम्मा उनको टी ऑफ़र करती है तो जो एंड्रयू रहता है वो समझ जाता है कि शायद ये जो वुमेन है उनको ऐसा लग रहा है वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, बहुत ज़्यादा अनुभवी दिखाई दे रही है, और उनको ऐसा लग रहा है कि अभी जो सूजन है उसकी डिलीवरी के लिए टाइम है, तो शायद मैं यहाँ से इस केस को छोड़ करके, मतलब सूजन का जो केस है उसको छोड़ करके चले जाऊँगा और फिर मुझे दोबारा आने में टाइम लगेगा। इसलिए जो एंड्रयू रहता है वो वुमेन से कहता है कि आप टेंशन मत लीजिए मदर, मैं यहाँ से नहीं जाने वाला हूँ। डाउन इन द किचन ही ड्रैंक द टी विच सी गेव हिम। अब नीचे किचन रहता है, किचन में जो सूजन की मम्मा रहती है वो एंड्रयू को चाय ऑफ़र करती है, चाय देती है, और वो वहाँ नीचे किचन में बैठ करके चाय पीते हैं। ओवरवrought as he was, he knew he could not snatch even an hour's sleep if he went home. अब आगे जो एंड्रयू हैं वो सोचते हैं, वो बहुत ज़्यादा ओवरवrought, बहुत ज़्यादा टेंस रहते हैं, और वो ये भी सोचते हैं कि वो अगर घर चले भी जाते हैं तो उनको 1 घंटे सोने भी नहीं मिलेगा, क्योंकि 1 घंटे के बाद तक शायद सूजन की डिलीवरी का टाइम आ जाएगा, तो वो घर जाएंगे तो वो सो भी नहीं पाएंगे, उनको वापस आना ही पड़ेगा। He knew too that the case here would demand all his attention. A queer lethargy of spirit come upon him. He decided to remain until everything was over. और जो एंड्रयू है उसको ये बात भी पता था कि ये जो केस है, मतलब जो सूजन का जो डिलीवरी होने वाला है, ये जो केस है वो केस ऐसा है कि वो एंड्रयू का पूरा अटेंशन मांग रहा है। मीन्स सूजन का जो सिचुएशन है बहुत कॉम्प्लिकेटेड टाइप का है, इसलिए वहाँ पे डॉक्टर एंड्रयू का होना बहुत नेसेसरी टाइप का है। लेकिन बहुत एक क्वियर टाइप का बात है, एक स्ट्रेंज टाइप का बात है, अजीब बात है कि जो एंड्रयू हैं उनके अंदर अभी लैक ऑफ एनर्जी, मीन्स एनर्जी की कमी है, और वो डिसाइड करते हैं कि जब तक कि सब चीज़ ख़त्म ना हो जाए, मीन्स जब तक कि फाइनली सूजन का डिलीवरी नहीं हो जाएगा वो यहाँ से नहीं जाएंगे। फर्दर स्टोरी में हम रीड करेंगे। An hour later he went upstairs again, noted the progress made, came down once more, sat by the kitchen fire. और 1 घंटे के बाद दोबारा से जो डॉक्टर एंड्रयू हैं वो अपस्टेयर मीन सीढ़ी के ऊपर जाते हैं और सब चीज़ वो प्रोग्रेस देखते हैं, मतलब सूजन का सिचुएशन देखते हैं, नोट करते हैं कि हाँ अभी तक सब नॉर्मल है, और उसके बाद वो वापस नीचे आते हैं और किचन फायर मीन्स आग के पास वो आकर के बैठ जाते हैं। इट वॉज स्टील एक्सेप्ट फॉर द
rustle of a cinder in the grate and the slow tick tock of the wall clock। और जैसे वो आग के पास नीचे आके बैठते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति होती है, सिर्फ कुछ चीज़ों की आवाज़ सुनाई देती है। और वो कुछ चीज़ें क्या होती हैं, आप लोगों को पता होगा कि जब हम लोग कोल मीन्स जो कोयला को उठाने का और उस आग में डालने का जो साउंड होता है, सिर्फ उसका साउंड आता है, घड़ी के टिक टॉक का आवाज़ आता है। No, there was another sound, the beat of Morgan's footstep as he passed in the street outside। और इन दोनों के अलावा एक और आवाज़ आती रहती है, और वो किसकी आवाज़ आती है, मॉर्गन के चलने की आवाज़ आती रहती है, जो वो बाहर घर के बाहर गली में इधर उधर चल रहे थे, उनके चलने की आवाज़ आती है। The old woman opposite him sat in her black dress, quite motionless, her eyes strangely alive and voice probing, never leaving his face। और जो वहाँ पे वो ओल्ड वुमेन मीन्स सूजन की मम्मा भी रहती हैं, वो ब्लैक ड्रेस में रहती है, वो क्वाइट मोशनलेस मतलब वो भी एकदम शांति से बिना कुछ वर्क के बैठे रहती है। उनका जो आइज़ रहता है, उनकी आंखें देख कर के ऐसे लगती है कि वो बहुत ज़्यादा वाइस है, बहुत चतुर टाइप की है, बहुत ही वो शार्प माइंडेड है। कुछ चीज़ वो प्रॉबिंग कर रही है, मीन्स कुछ चीज़ वो सर्च कर रही है। नेवर लिविंग हिज फेस मतलब वो एंड्रयू से ये एक्सपेक्ट कर रही है इस उम्मीद के साथ कि जो एंड्रयू है वो उनकी डॉटर सूजन का जो केस है वो सब कुछ अच्छे से मैनेज कर लेंगे। His thoughts were heavy muddled। और जो एंड्रयू रहता है उसका जो थॉट रहता है वो हैवी रहता है, मीन्स अनप्लेजेंट अप्रिय टाइप का रहता है। वो बहुत ज़्यादा टेंस्ड रहता है, बहुत कंफ्यूज भी रहता है, क्योंकि वो क्रिस्टीन से थोड़ा डिसअपॉइंटेड उदास निराश होकर के आया था, तो उसका जो दिमाग है वो किधर साइड चलते रहता है, क्रिस्टीन की साइड चलते रहता है। द एपिसोड ही हैड विटनेस्ड एट कार्डिफ स्टेशन स्टिल ओबेस्ड हिम मॉर्बिडली। और कार्डिफ स्टेशन में जो उसके साथ जो कुछ भी हुआ, मीन्स क्रिस्टीन और उनके बीच जो कुछ भी बातें हुई, वो सारी बातें उसको क्या कर रही थी, मॉर्बिडली मीन्स उसके लिए बहुत ज़्यादा डिस्टर्बफुल थी। ही थॉट ऑफ ब्रैमवेल फुल इज डिवोटेड टू अ वुमेन हु डिसीव्ड हिम सॉर्डिडली, ऑफ एडवर्ड पेज बाउंड टू द स्रीविस ब्लॉडवेन ऑफ डैनी लिविंग अनहैप्पीली अपार्ट फ्रॉम हिज वाइफ। His reason told him that all these marriages were dismal failures। अब वो आग के पास में बैठ करके कपल्स के बारे में सोचता है कि, और वो सबसे पहले किसके बारे में सोचता है, ब्रामवेल के बारे में सोचता है, जो कि अपनी वाइफ को लेकर के बहुत ज़्यादा डिवोटेड है, मीन्स बहुत ज़्यादा अपनी वाइफ को लव करता है, रिस्पेक्ट करता है और बहुत लॉयल है। लेकिन उसकी वाइफ उसको क्या कर रही है, डिसीव कर रही है, मीन्स धोखा दे रही है। फिर भी वो क्या है, एडवर्ड पेज में रहता है और वो हैप्पी है। और वो फिर सोचता है किसी और के बारे में जिसका नाम रहता है स्रीविस ब्लॉडवेन, ठीक है। और वो कहाँ रहते हैं, डैनी में रहते हैं, और वो अनहैप्पी रह रहे हैं और अपनी वाइफ से अलग होकर के रहता है। और फिर वो ये सारे कपल्स के बारे में सोचता है और ये सोचता है कि इन सभी लोगों का जो मैरिजेस हैं, इन सभी लोगों की जो शादी है वो एक्चुअल में क्या है, डिसमेल फेलियर्स हैं, ठीक है। डिसमेल मीन्स सैडनेस, फेलियर्स मीन्स आपको पता ही है हार जाना। तो इन सभी लोगों का जो शादीशुदा ज़िंदगी है वो एक तरीके से क्या हो गया है, हार चुका है, बहुत सैडनेस है उनका सिचुएशन है। इट वॉज अ कंक्लूजन विच इन हीज प्रेजेंट स्टेट मेड हिम विंस। और इन सारी स्टोरी को सोच करके कंक्लूजन निष्कर्ष ये निकलता है कि जो उनका भी प्रेजेंट स्टेज में, ठीक है, मतलब अभी जो एंड्रयू और क्रिस्टीन का जो रिलेशनशिप है वो क्या था, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टाइप से था, इसलिए वो थोड़ा सा विंस हो जाता है, मीन्स काँप जाता है। ही विश टू कंसिडर मैरिजेस एज एन आइडलिक स्टेट। और वो ऐसा विश करता है, ऐसा चाहता है कि जो शादीशुदा ज़िंदगी होती है वो आइडलिक स्टेट में, मीन्स पीसफुल होना चाहिए, बहुत शांति होनी चाहिए उसमें। येस, ही कुड नॉट अदरवाइज कंसिडर इट विथ द इमेज ऑफ क्रिस्टीन बिफोर हिम। और उसको ऐसा लगता है कि वो क्रिस्टीन के अलावा किसी और के साथ अपने लाइफ में कभी खुश नहीं रह सकता। हर आई साइनिंग टूवर्ड्स हिम एडमिटेड नो अदर कंक्लूजन। It was the conflict between his level, doubting mind and his overflowing heart which left him resentful and confused। अब ये सारी बातें एंड्रयू सोच रहा है कि वो शायद जो क्रिस्टीन है उसका लाइफ उसके साथ एकदम परफेक्ट मैच है, उसके अलावा वो किसी और के बारे में सोच नहीं सकता और अपने लाइफ उसके बिना वो पीसफुली जी नहीं सकता। अब ये क्या होता है, ये सारे जो वो थॉट सोच रहा है क्रिस्टीन और अपने रिलेशन को ले करके,
उसके माइंड और उसके हार्ट के बीच में अपोजिशन कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, मीन्स अपोजिट हो जा रहा है। एक तरफ तो उसका हार्ट ये कह रहा है कि वो उसको क्रिस्टीन के साथ ही रहना है और वो क्रिस्टीन के साथ अपनी पूरी लाइफ पीसफुली गुजार सकता है, और दूसरी तरफ उसका माइंड जो उसका दिमाग इस बात को अपोज कर रहा है, उसका विरोध कर रहा है कि नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि आज ही शाम को क्या हुआ था, दोनों के बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो गए थे। इसलिए वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, कन्फ्यूज़ हो जाता है अपने माइंड और अपने हार्ट को लेकर के। He let his chin sink upon his chest, stretched out his legs, stared broodingly into the fire. अब वो क्या करता है, अपने चीन को अपने चेस्ट के पास रख देता है, अपने पैर को स्ट्रेच थोड़ा सा फैलाता है, और ब्रूडिंगली मीन्स वो किसी ऐसी पेनफुल मेमोरी के बारे में सोचता है जिससे उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो वो थिंकिंग करता है, सोचते रहता है कुछ पेनफुल मेमोरी के बारे में फायर को देखते हुए। He remained like this so long and his thoughts were so filled with Christine that he started when the old woman opposite suddenly addressed him. और ये क्या करता है, उस फायर के पास में बैठ करके सिर्फ वो काफ़ी देर से क्रिस्टीन के बारे में ही सोचते रहते हैं, और वो ये सब चीज़ सोचना तब बंद करता है जब जो ओल्ड वुमेन है उनको अचानक से एड्रेस करती है, मीन्स अचानक से उनको बुलाती है। हर मेडिटेशन हैड परस्यूड अ डिफरेंट कोर्स, और जो वो ओल्ड वुमेन रहती है, मीन्स सूजन की जो मम्मा रहती है, उनका जो मेडिटेशन हियर मीन्स थॉट्स, उनकी जो सोच रहती है वो थोड़ा अलग रहता है। Susan said not to give her the chloroform if it would harm the baby. She is awful set upon this child, Dr. Beck. सूज़न, फिर वो जो ओल्ड वुमेन है वो बताती है कि सूज़न ने मुझसे कहा है कि वो ये क्लोरोफॉर्म नहीं लेगी। क्लोरोफॉर्म क्या है? क्लोरोफॉर्म इज़ अ टाइप ऑफ मेडिसिन। क्लोरोफॉर्म एक मेडिसिन है जिसका यूज़ किसी को बेहोश करने के लिए किया जाता है, या फिर उसको खाने के बाद लोग बेहोशी के हालात जैसे हो जाते हैं। तो सूज़न की मम्मा बताती है कि सूज़न ने मुझसे कहा है कि वो क्लोरोफॉर्म नहीं लेगी, क्योंकि हो सकता है ये मेडिसिन उसके बच्चे के लिए क्या हो सकता है, नुकसानदेह हो सकता है, और वो अपने इस बच्चे को लेके बहुत ज़्यादा क्या है, टेंस्ड है, उसको ये बेबी किसी भी हालत में चाहिए। हर ओल्ड आइज वार्म्ड एट अ सडन थॉट, सी एडेड इन अ लो टोन, ए वे ऑल आर, आई फैंसी। और उसकी जो आंखें रहती हैं वो ऐसा लगता है देखने से कि वो मानो कुछ सोच रही है, और वो धीरे से आवाज़ में फिर कहती है कि सिर्फ सूज़न ही इस बेबी को नहीं चाहती, हम सब भी चाहते हैं कि ये बेबी इस दुनिया में अच्छे से आ जाए। He collected himself with an effort. It won't do any harm. The anesthetic, he said kindly. और उसके बाद जो एंड्रयू रहता है वो अपने एफ़र्ट को, मीन्स वो इतना ज़्यादा थका हुआ होता है कि उसको बोलने के लिए भी ताकत को कलेक्ट करना पड़ता है, गैदर करना होता है, और वो अपने ताकत को इकट्ठा करके कहता है कि ये जो एनेस्थेटिक मेडिसिन है वो उससे कोई नुकसान नहीं होगा, उसको वो ले सकती है। दे विल बी ऑल राइट, फिर वो बोलता है कि दे विल बी ऑल राइट, हियर दे मीन्स सूज़न एंड हर चाइल्ड। सूज़न और उसके बच्चे को इस मेडिसिन से कोई परेशानी नहीं होगी, वो एकदम ठीक रहेंगे। हियर द नर्सेज वॉइस वॉज हर्ड कॉलिंग फ्रॉम द टॉप लैंडिंग, और उसी टाइम ऊपर से नर्स की आवाज़ आती है, वो एंड्रयू को बुलाती है। एंड्रयू ग्लैंस एट द क्लॉक विच नाउ शोड हाफ पास्ट 3, और उसी टाइम एंड्रयू का नज़र जाता है वहाँ पे क्लॉक पे, घड़ी पे जाता है, और उस टाइम लगभग से 3:30 मीन्स 3:30 बजे होते हैं। He rose and went up to the bedroom. He perceived that he might now begin his work. अब वो खड़े हो जाता है और आगे सूज़न के बेडरूम की ओर जाने लगता है। अब उसको ये बात पता चल गया था कि अब उसको काम अपना शुरू करना है। Then an hour elapsed. It was a long, hard struggle. Then, as the first streaks of dawn strayed past the broken edges of the blind, the child was born lifeless. 1 घंटे गुजर जाते हैं, काफ़ी लंबे समय तक उनको बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है, और सुबह ठीक भोर का समय हुए रहता है, सूरज की पहली किरणें पड़ती है, और उसी टाइम पे वो बच्चा क्या होता है, बॉर्न होता है, पैदा होता है, और वो लाइफलेस रहता है। मतलब उस बेबी को देखने से ऐसा लगता है कि मानो वो मरा हुआ पैदा हुआ है।
As he gazed at the steel form, a shiver of horror passed over Andrew. और जैसे ही वो उस स्टील फॉर्म मीन्स उस बेबी को, जो कि लाइफलेस, ऐसा लग रहा है कि उसके अंदर कोई जान नहीं है, वो मरा हुआ पैदा हुआ है, एंड्रयू जैसे उस बच्चे को स्टेयर करने लग जाता है, घूरने लग जाता है, तो मानो एंड्रयू के अंदर से एक डर जो है वो पास आउट होता है, बहुत ज़्यादा वो डर जाता है. आफ्टर ऑल दैट ही हैड प्रोमिस्ड, हिज फेस हीटेड विथ हिज ओन एक्सर्शन चिल्ड सडनली. और उसके बाद वो क्यों इतना ज़्यादा डर जाता है? क्योंकि एंड्रयू ने प्रॉमिस किया होता है कि सूजन और उसका जो बेबी है वो सही सलामत रहेंगे, इसलिए वो बहुत ज़्यादा डर जाता है. उसका जो फेस है वो बहुत ज़्यादा हीट रहता है, गर्म रहता है, और वो टेंशन की वजह से फिर बाद में क्या होने लगता है, चिल होने लगता है, थोड़ा नॉर्मल होने लगता है. He hesitated, torn between his desire to attempt to resuscitate the child and his obligation towards the mother who was herself in a desperate state. जो एंड्रयू है वो थोड़ा हेजिटेट होता है, हिचकिचाता है, फिर वो क्या अटैम्प्ट करने की कोशिश करता है. रिससिटेट मीन्स रिवाइव करना उस चाइल्ड को, मतलब दोबारा से कोशिश करना कि शायद उसके अंदर थोड़ा सा सांस देने से या फिर कुछ और भी प्रोसेस से वो बच्चा जो है वो सांस लेने लग जाए. तो वो सबसे पहले किसकी तरफ ध्यान देने का सोचता है? उसके पास अभी कन्फ्यूज़न होता है कि वो उस बच्चे के पास जाए कि सूजन के पास में जाए. वो जो मदर रहती है, मीन्स जो सूजन रहती है, वो बहुत ज़्यादा डेस्पेरेट स्टेट में रहती, बहुत ज़्यादा टेंस्ड रहती है. द डिलेमा वॉज सो अर्जेंट ही डिडंट सॉल्व इट कॉन्शियसली. हियर डिलेमा मीन्स कन्फ्यूज़न. वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहता है कि वो कौन से चीज़ को पहले सॉल्व करे, मतलब वो बेबी को पहले देखे कि बेबी की मम्मा मीन्स सूजन को पहले अटेंड करे. ब्लाइंडली instinctively he gave the child to the nurse and turned his attention to Susan Morgan, who now lay collapsed, almost pulseless and not yet out of the ether upon her side. अब वो तुरंत से उसको जो सही लगता है उस टाइम पे वो करता है. वो उस बच्चे को नर्स के हाथ में दे देता है और वो सबसे पहले सूजन मॉर्गन की ओर जाता है. सूजन जो रहती है लगभग से बेहोश होने की हालत में आ जाती है. ऐसा लगता है कि उसके पल्स लेस हो गए हैं, मीन्स जो उसके हार्ट बीट हैं वो एकदम लो हो गए हैं. और वो जो एंड्रयू रहता है वो सबसे पहले किसको अटेंड करता है? अब सूजन को. हीज हेस्ट वॉज डेस्पेरेट, अ फ्रेंटिक रेस अगेंस्ट हर एबिंग स्ट्रेंथ. जो एंड्रयू रहता है वो भी बहुत ज़्यादा डेस्पेरेट रहता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा टेंस्ड रहता है. ऐसे सिचुएशन में वो बहुत ज़्यादा पैनिक भी रहता है और अपनी स्ट्रेंथ मीन्स अपनी ताकत को वो क्या करता है? एबिंग करता है. मीन्स बोल सकते हैं कि हमको पहले ही पता है कि जो एंड्रयू है वो क्या है, बहुत ज़्यादा थका हुआ है, उसके अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं था. फिर ऐसा सिचुएशन आ जाना कि जो बच्चा है वो लाइफलेस टाइप का है, सूजन जो है वो कोलैप्स बेहोश होने के हालात में है. तो ऐसे सिचुएशन में जो एंड्रयू है वो क्या करता है? अपने एफर्ट को या फिर अपने स्ट्रेंथ को वो गैदर करता है, इकट्ठा करता है कि इस सिचुएशन को वो मैनेज कर पाए. It took him only an instant to smash a glass ampule and inject the medicine. Then he flung down the hypodermic syringe and worked unsparingly to restore the flaccid woman. और उसके तुरंत वो क्या करता है? एक ग्लास एम्यूल लेता है, ठीक है, एक कांच का बोल सकते हैं इस टाइप का जो सीरीन आता है वो लेता है और उसमें वो इंजेक्शन में मेडिसिन डालता है. और उसके बाद क्या करता है? हाइपोडर्मिक सीरिंज, ठीक है, मतलब जो इंजेक्शन लगाते हैं तो जिसमें से मेडिसिन इंजेक्ट करते हैं ना, वो सीरिंज लेता है, हाथ में मेडिसिन लेता है उस इंजेक्शन में और वो सूजन को क्या कर देता है? इंजेक्ट कर देता है. मीन्स उसके में इंजेक्शन लगा देता है ताकि वो जो फ्लैसिड वुमेन है, मीन्स जो वो वीक वुमेन है, जो सूजन है, वो क्या कर सके? थोड़ी सी रिस्टोर हो सके, थोड़ी नॉर्मल हो सके, थोड़ा होश में आ सके. आफ्टर अ फ्यू मिनट्स ऑफ फीवरिश एफर्ट हर हार्ट स्ट्रेंथेंड. ही सॉ दैट ही माइट सेफली लीव हर. और कुछ देर तक फीवरिश मीन्स वो इतनी मेहनत करता है, इतनी ज़्यादा एफर्ट करता है और फिर उसका जो हार्ट है मीन्स सूजन का जो हार्ट है वो स्ट्रेंथन मीन्स थोड़ा नॉर्मल होने लगता है, उसके पल्सेस नॉर्मल होने नज़र आते हैं. और फिर एंड्रयू को ये थोड़ा रिलैक्स रहता है कि उसने सूजन को बचा लिया. ही swung round in his shirt sleeves, his hair sticking to his damp brow. और फिर वो पीछे मुड़ता है, वो इतना ज़्यादा पसीने से लथपथ रहता है कि उसके पूरे स्लीव्स शर्ट के भीग जाते हैं, पसीना के वजह से, स्वेटिंग के वजह से उसका पूरा बाल भीग जाता है.
और वो बाल जो पसीने से भीग जाता है वो अब उनके फेस पे आने लगता है। वेयर इज़ द चाइल्ड? द मिडवाइफ मेड अ फ्राइटेंड गेस्चर, शी हैड प्लेस्ड इट बेनीथ द बेड। उसके बाद एंग्री पूछता है कि वो बेबी, वो चाइल्ड कहाँ है, और जो मिडवाइफ रहती है वो डर करके गेस्चर मीन्स डरते हुए, इतना ज़्यादा वो फ्राइटेन, इतनी डरी हुई रहती है कि वो सिग्नल देती है, इशारे से बताती है कि उसने क्या किया है, उस बच्चे को बेड के नीचे रख दिया है। और उसने ऐसा क्यों किया है, बेड के नीचे क्यों रखा है? क्योंकि उस मिडवाइफ को भी ये लग रहा था कि वो बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है, इसलिए उसने उस बच्चे को क्या किया था, बेड के नीचे रख दिया था। इन अ फ्लैश एंड्रयू नेल्ट डाउन, Fishing amongst the sodden newspaper below the bed, he pulled out the child, a boy perfectly formed। और उसके बाद जो एंड्रयू है वो अपने घुटने के बल नीचे बैठ जाता है, एक न्यूज़पेपर में, सॉडन न्यूज़पेपर मीन्स एक भीगा हुआ न्यूज़पेपर में उस बच्चे को लेता है, उसको उसमें रैप करता है, लपेट लेता है, और फिर वो देखता है कि वो जो चाइल्ड रहता है वो बॉय चाइल्ड रहता है और वो अच्छी तरीके से उसका बॉडी फॉर्म्ड रहता है। The limp warm body was white and soft as tallow। Here limp means क्या होता है, लाइफलेस, मतलब वो बच्चा ऐसा पैदा हुआ रहता है मानो कि वो मरा हुआ है। उसकी बॉडी गर्म रहती है, बहुत वो वाइट कलर का होता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, एकदम स्मूथ होता है, जैसे कि एक टैलो स्मूथ होता है। टैलो क्या होता है? टैलो एक तरीके का वैक्स होता है जो बहुत ज़्यादा स्मूथ होता है। तो एंड्रयू बता रहे हैं डिस्क्रिप्शन कि वो जो बच्चा है वो लिम्प रहता है, लाइफलेस टाइप का रहता है, उसकी बॉडी एकदम गर्म रहती है क्योंकि वो अभी पैदा हुआ रहता है, बहुत वाइट कलर का रहता है, बहुत ज़्यादा वो बच्चा सॉफ्ट रहता है। द कॉर्ड हेस्टिली स्लेज्ड ले लाइक अ ब्रोकन स्टेम, और उसका जो कॉर्ड रहता है, ठीक है, जो उसका कॉर्ड रहता है ऐसा लगता है मानो कि जो स्टेम है अगर वो टूट जाए तो कैसे झुक जाएगा, उसी तरीके से उसका कॉर्ड जो है वो झुका हुआ रहता है। द स्किन वॉज ऑफ ए लवली टेक्सचर स्मूथ एंड टेंडर, और उस बेबी का जो स्किन रहता है वो बहुत ही प्यारा रहता है, बहुत स्मूथ और टेंडर मीन्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी रहता है। द हेड लोल्ड ऑन द थिन नेक, द लिम्ब सीम्ड बोनलेस, और उसका जो हेड रहता है वो नीचे झूलता हुआ रहता है, और उसके जो लिम्स हैं, ठीक है, मतलब जो पसलियाँ हैं, ऐसा लगता है कि उसमें कोई भी बोन नहीं है, कोई भी हड्डियाँ नहीं हैं। Still kneeling, Andrew stared at the child with a hazard frown. The whiteness meant only one thing। ठीक है, अब वो जब स्टिल नीलिंग, जब वो नीचे घुटने के बल में ही रहता है तो एंड्रयू जो है वो उस बच्चे को घूर घूर कर देखते रहता है, और वो बहुत ही ज़्यादा हैज़ार्ड फ्रॉम मीन्स अनवेल टाइप का रहता है, मीन्स वो ठीक नहीं रहता। द वाइटनेस मीन्ट ओनली वन थिंग, asphyxia pallida, and his mind, unnaturally tensed, raced back to a case he once had seen in the Samaritan, to the treatment that had been used। Instantly he was on his feet। अब वो यहाँ पे वाइटनेस का मतलब क्या है, सिर्फ एक चीज़, ठीक है, मतलब हमने अभी देखा कि वो बच्चे का कलर बहुत ज़्यादा वाइट रहता है, और वाइटनेस का मतलब क्या है कि उसको एस्फिशिया है, पैलिडा है, मीन्स उसके बॉडी के अंदर में ऑक्सीजन की कमी है, जिसके वजह से वो बच्चा ऐसा लग रहा है कि वो मरा हुआ पैदा हुआ है, ठीक है, मीन्स उसके बॉडी के अंदर पैलिडा है, ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी है, वो बहुत ज़्यादा सफोकेटेड है, और जो एंड्रयू बहुत, उसके माइंड में बहुत ज़्यादा क्या है, टेंशन है, रेस बैक टू अ केस, वो वापस से उस केस में जाता है, और उसी टाइम में उसको एक बात याद आती है कि समारिटन में सेम एक केस ऐसा था जिसमें वो बच्चा लाइफलेस टाइप का पैदा हुआ था, और वहाँ पे जो ट्रीटमेंट का, जिस इलाज का इस्तेमाल किए जाए रहता है, वो उसके बारे में सोचने लग जाता है तुरंत, और फिर वो नीचे अपने घुटनों के बल में बैठे रहता है, तो वो अचानक से खड़े हो जाता है। गेट मी हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर, ही थ्रू आउट टू द नर्स एंड बेसिन्स टू, और फिर वो नर्स के पास जाता है और बोलता है कि मुझे गर्म पानी भी चाहिए और ठंडी पानी भी चाहिए, साथ ही साथ मुझे बेसिन्स मतलब बॉल्स, कटोरे भी चाहिए। क्विक क्विक, बट डॉक्टर, सी फाल्टर्ड, हर आइज ऑन द पैलिड बॉडी ऑफ द चाइल्ड, क्विक, ही साउटेड। फिर वो डॉक्टर बोलता है कि जल्दी करो, मुझे गर्म पानी, ठंडे पानी और बेसिन्स चाहिए, लेकिन जो नर्स रहती है वो बहुत ज़्यादा टेंस्ड रहती है, और फिर वो बोलती है लेकिन डॉक्टर, वो कुछ बोल ही नहीं पाए रहती। फिर से जो एंड्रयू रहता है वो रिपीट कर देता है चिल्लाते हुए कि मैंने कहा ना तुम्हें जल्दी करो, मीन्स तुम जल्दी से इन सारी चीज़ों को लेकर के आओ।
Snatching a blanket, he laid the child upon it and began the special method of respiration. The basins arrived, the ewer, the big iron kettle. Frantically, he splashed cold water into one basin, into the other he mixed water as hot as his hand could bear. अब वो क्या करता है, उस बेबी को वो ब्लैंकेट में स्नैच कर लेता है. ही लेट द चाइल्ड अपन इट एंड बिगेन द स्पेशल मेथड ऑफ रेस्पिरेशन. जैसे वो ब्लैंकेट में उसको स्नैच करता है, वो इस रेस्पिरेशन का, ठीक है, मतलब सांस लेने का और सांस छोड़ने का जो प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन, उसका कुछ अलग टाइप का, स्पेशल टाइप का मेथड करने की कोशिश करता है. और फिर उतने टाइम तक नर्स जो हैं वो बेसिन्स मतलब बॉल्स, कटोरे लेकर के आ जाती है. ईवर मीन्स क्या होता है, एक बड़ा सा जग लेकर के आ जाती है. एक आयरन का केटल लेकर के आ जाती है और एक बॉल में, एक बेसिन में वो कोल्ड वाटर को रख लेता है एंड्रयू, और दूसरे बॉल में वो क्या रख लेता है, हॉट वाटर को. मतलब एक कटोरी में ठंडा पानी और एक कटोरी में गर्म पानी, और वो पानी सिर्फ इतना गर्म होता है जितना कि एंड्रयू उस पानी को बर्दाश्त कर पाता है. मीन्स वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होता है. Then, like some crazy juggler, he hurried the child between the two, now plunging it into the icy, now into the steaming batch. और उसके बाद एक जगलर की तरह, जगलर जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जगलर लोग क्या करते हैं, 2-3 बॉल को लेकर के उछालते हैं कुछ इस तरीके से और जगलिंग करते हैं. और उसी तरीके से जो डॉक्टर एंड्रयू हैं वो उस बच्चे को लेते हैं और कभी उस बच्चे को गर्म पानी में रखते हैं तो कभी उस बच्चे को ठंडे पानी में रखते हैं, फिर से गर्म पानी, फिर से ठंडे पानी में, इस तरीके का कुछ वो प्रोसेस करते हैं. 15 minutes passed. Sweat was now running into Andrew's eyes, blinding him. One of his lips hung down, dripping. 15 मिनट तक जो एंड्रयू है वो यही प्रोसेस करते रहते हैं कि उस बच्चे को वो ठंडे पानी से गर्म पानी से ठंडे पानी में बार बार स्विच करते रहते हैं. और वो इतना ज़्यादा थक जाते हैं इस 15 मिनट में कि अब उनका जो पसीना है वो उनकी आँखों में भर आता है और उनको कुछ भी चीज़ें नज़र नहीं आते रहती है. उनका जो स्लिप्स रहता है, उनकी जो बाहें रहती है शर्ट की, वो पसीने से अब टिपकती हुई रहती है. His breath came pantingly, but no breath came from the lax body of the child. और जो एंड्रयू की सांसें हैं वो भरने लगती है, मतलब वो बहुत ज़्यादा थकने लगते हैं, लेकिन उस बच्चे के में से कोई भी सांस आना, अभी तक उसका कोई भी साइन नज़र नहीं आ रहा था इस प्रोसेस के बाद भी. ठीक है, एंड्रयू ने ये प्रोसेस क्यों किया था, ये गर्म पानी ठंडे पानी वाले का जो प्रोसेस अभी हमने रीड किया, ताकि शायद वो बच्चा सांस लेना चालू कर दे इस प्रोसेस के थ्रू. लेकिन ये प्रोसेस भी सक्सेसफुल नहीं हो पाता. देन A desperate sense of defeat pressed on him, a ragging hopelessness. अब वो बहुत ज़्यादा टेंस होते हैं, उनके अंदर ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है और वो उनकी उम्मीदें अब ख़त्म होती हुई उनको दिखाई देती है. He felt the midwife watching him in stark consternation while they are pressed back against the wall where she had all the time remained, her hand pressed to her throat, uttering no sound. Her eyes burning upon him was the old woman. और फिर जो एंड्रयू है उनको ये भी रियलाइज़ होता है कि जो मिडवाइफ है, मतलब वो जो हेल्पिंग नर्स है, वो भी डॉक्टर एंड्रयू को काफ़ी देर से घूर करके देखती रहती है. और स्टार्क कंसंटरनेशन मीन्स कंप्लीट एनग्जाइटी, वो बहुत ज़्यादा एनक्सियस हो जाती है, बहुत ज़्यादा घबरा जाती है. और वहीं पे दीवार से सट करके वो ओल्ड वुमेन मतलब सूजन की मम्मा खड़ी हुई रहती हैं. उनको भी पता चल जाता है कि ये जो बच्चा है वो मरा हुआ पैदा हुआ है, लेकिन वो अपने गले से कुछ आवाज़ नहीं निकालना चाहते रहती है. इसलिए वो क्या करती है, अपने हाथों से अपने गले के पास पकड़ के रखती है ताकि उनके गले से कोई आवाज़ ना निकल जाए. He remembered her longing for a grandchild, as great as had been her daughter's longing for this child. और उसी टाइम पे डॉक्टर एंड्रयू को एक बात याद आता है कि ये जो वुमेन है वो अपने ग्रैंड चाइल्ड के बारे में बहुत सोच रही थी, उनको किसी भी हालत में अपना ग्रैंड चाइल्ड चाहिए ही था. और फिर वो सूजन के बारे में सोचते हैं कि सूजन भी है, उसको भी किसी भी हालत में अपना ये बच्चा चाहिए ही था. ऑल डेज्ड अवे नाउ, फ्यूटाइल बियॉन्ड रेमेडी. फिर वो सोचते हैं कि सारी मेहनत क्या हो गई, यूज़लेस हो गई, जितना भी रेमेडी थे, सारा इलाज था, सारा का सारा यूज़लेस हो गया. द फ्लोर वॉज नाउ अ ड्रैगल्ड मैस. और नीचे ज़मीन पे सारी चीज़ें एकदम गंदे तरीके से बिखरी हुई थी. स्टम्बलिंग ओवर अ शॉपिंग टॉवेल, Andrew almost dropped the child, which was now wet and slippery in his hands like a strange white fish. और जो एंड्रयू है वो क्या करता है, एक टावेल जिसमें से
शॉपिंग मीन्स फुल ऑफ वाटर, पूरी तरीके से वो टॉवल पानी से भरे रहता है। एंड्रयू जो है उस बेबी को अपने हाथ में पकड़े हुए रहता है और वो बेबी भी पूरे तरीके से गीला भीगा हुआ रहता है और ऐसा लगता है कि वो उसके हाथ से कभी भी स्लिप हो सकता है। और ऐसा देखने में ऐसा वो सीन था कि मानो जो एंड्रयू हैं वो किसी अजीब तरीके से वाइट फिश को अपने हाथ में रखे हुए हैं। फॉर मर्सी सेक डॉक्टर विम्पर्ड द मिडवाइफ, इट्स स्टिल बर्न। उसके बाद जो वो मिडवाइफ रहती है, हेल्पिंग नर्स, वो बोलती है कि भगवान के लिए डॉक्टर, ऐसा वो विम्पर्ड रोते हुए बोलती है कि ये जो बच्चा है वो स्टिल बॉर्न है, मीन्स वो मरा हुआ पैदा हुआ है। भैया 1 मिनट स्टॉप करो तो। Andrew did not heed her, beaten, despairing, having labored in vain for half an hour, he still persisted in one last effort, rubbing the child with a rough towel, crushing and releasing the little chest with both his hands, trying to get breath into that limp body. एंड्रयू जो है वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा, वो तो पहले से ही टेंस्ड था, बहुत ज़्यादा और ज़्यादा टेंस्ड हो जाता है। फिर वो इतनी देर से जो एफर्ट कर रहा था उसको लगता है कि ये वैन हो गया, मीन्स यूज़लेस हो गया, उसकी मेहनत कोई काम की नहीं आई। वो पिछले आधे घंटे से उस बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहा था, सारा का सारा क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। फिर वो सोचता है कि वो हार नहीं मानेगा, एक आखिरी कोशिश करेगा। तो वो एक रफ़ टॉवल में उस बच्चे को लेता है और उसको रब करना चालू करता है, ठीक है। क्रशिंग एंड रिलीजिंग द लिटिल चेस्ट विथ बोथ हिज हैंड, और अपने हाथ से उसके चेस्ट को प्रेस करते हुए रब करता है, कुछ कुछ मेथड करता है कि वो बच्चा जो है दोबारा से सांस ले पाए। एंड देन एज बाय अ मिरेकल द पिग्मी चेस्ट विच हिज हैंड्स इनक्लोज्ड गेव अ शॉर्ट convulsive heave, another and another, and you turn giddy. अब मानो कि वहाँ पे कुछ मिरेकल हो जाता है, कुछ चमत्कार जैसा हो जाता है। वो जो पिग्मी चेस्ट रहता है, मतलब पिग्मी मीन्स स्मॉल, उस बच्चे का जो छोटा सा चेस्ट रहता है उसमें से सांस लेने की एक आहट महसूस होती है, फिर एक और आहट महसूस होती है, फिर एक और आहट महसूस होती है। अब एंड्रयू को लगता है कि वो जो बच्चा है वो अब सांस ले पा रहा है। द सेंस ऑफ लाइफ स्प्रिंगिंग beneath his fingers after all that unavailing striving was so exhausting it almost made him faint. He redoubled his efforts feverishly. अब जो एंड्रयू है उसको ऐसा लगता है कि ये बच्चा जो है इसके अंदर जान आ रही है, ये सांस ले पा रहा है, और वो दोबारा से अपनी कोशिश को क्या करता है, फिर और अच्छे से करता है और मेहनत करता है कि किसी भी तरीके से ये जो बच्चा है वो बच जाए। द चाइल्ड वॉज गैस्पिंग नाउ डीपर एंड डीपर। अब जो वो बेबी है वो सांस लेना चालू करता है, गहरा और गहरा वो सांस लेने लग जाता है। अ बबल ऑफ म्यूकस केम फ्रॉम वन टाइनी nostril, a joyful iridescent bubble. The limbs were no longer boneless. अब उस बच्चे के एक नॉस्ट्रिल से मीन्स एक नाक के छेद से एक बबल टाइप का बनता है, और ये जो बबल रहता है बहुत जॉयफुल रहता है। मीन्स एंड्रयू को थोड़ा रिलैक्स लगता है कि ये जो बेबी है फाइनली ये सांस ले पाया, बच पाया। और उसके जो लिम्स लोग रहते हैं, मतलब उसकी जो पसलियाँ रहती है अब वो बोनलेस भी नज़र नहीं आती है। The head no longer lay back spinelessly. The blanched skin was slow turning pink. Then exquisitely came the child's cry. और उसका जो हेड रहता है वो भी स्पाइनलेस टाइप का नहीं रहता, मतलब उसका हमने देखा था कि उसका जो हेड था वो ऐसे लग रहा था मानो कि वो झूल रहा है, तो ऐसा नज़र नहीं आता, वो नॉर्मल लगता है। और उसका जो ब्लांस्ड स्किन था, मतलब जो एकदम वाइट कलर का हो गया था, वो भी किस में चेंज होने लगता है, पिंक कलर का उसका बॉडी चेंज होने लग जाता है, और वो बच्चा फाइनली अब रोता है। Dear Father in heaven, the nurse sobbed hysterically, it's come alive. और उसके बाद जो नर्स रहती है वो वहाँ पे सॉफ्ट मीन्स रोने लग जाती है और बोलती है कि ये बच्चा जिंदा हो गया, ये बच्चा वापस से जी गया। एंड्रयू हैंडेड हर द चाइल्ड. He felt weak and dazed. About him the room lay in a shuddering litter. Blankets, towels, basins, soiled instruments, the hypodermic syringe impaled by its point in the linoleum, the ewer knocked over, the kettle on its side in a puddle of water. और फाइनली वो जो बच्चा है उसकी जान बच जाती है। डॉक्टर एंड्रयू उस बच्चे को नर्स के हाथ में दे देते हैं, और जो एंड्रयू रहता है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर और थका हुआ रहता है।
और जो रूम रहता है वो एकदम डर्टी पूरा तरह सब रूम्स बहुत सारी चीज़ों से फैल जाता है, सारे ब्लैंकेट्स इधर उधर रहते हैं, टावेल से फैल जाता है, उन बॉल्स से, कुछ सॉइल इंस्ट्रूमेंट से, और जो हाइपोडर्मिक सीरीज था उन सारी चीज़ों से वो रूम पूरा फैल जाता है। और वो जो बड़ा सा जग रहता है, ईवियर रहता है, वो भी वहाँ पे गिरा हुआ रहता है, कैटल भी जो रहता है वो गिरा हुआ रहता है, और वहाँ पे पूरा कीचड़ सा हो जाता है उस रूम में, मतलब वो रूम बहुत ज़्यादा डर्टी हो जाता है। Upon the huddled bed, the mother still dreamed her way quietly through the anesthetic. और अभी तक सूजन के बॉडी में एनेस्थेटिक, उस मेडिसिन का असर रहता ही है। द ओल्ड वुमेन स्टिल स्टूड अगेंस्ट द वॉल, और जो सूजन की मम्मा रहती है अभी भी वो वॉल से सट करके खड़ी हुई रहती है। बट हर हैंड्स वर टुगेदर, हर लिप्स मूव्ड विदाउट साउंड, सी वॉज प्रेइंग, और वो दीवार पे खड़े होकर के प्रेयर करते रहती है, गॉड को थैंक करती है कि फाइनली उनकी डॉटर का जो चाइल्ड था वो ज़िंदा बच जाता है। मैकेनिकली एंड्रयू रंग आउट हिज स्लीव, पुल्ड ऑन हिज जैकेट, आई विल फेच माई बैग लेटर नर्स, और उसके बाद जो एंड्रयू है वो अपना जैकेट उठाते हैं और नर्स से कहते हैं कि मैं अपना बैग बाद में ले करके जाऊंगा, क्योंकि एंड्रयू बहुत ज़्यादा थके हुए हैं और उनको रेस्ट की ज़रूरत होती है। ही वेंट डाउन स्टेयर्स थ्रू द किचन इनटू द स्क्लरी, हिज लिप्स वर ड्राई, और वो फिर सीढ़ी के नीचे उतरते हैं। वो किचन से होते हुए स्क्लरी क्या होता है, किचन से अटैच्ड एक छोटा सा रूम टाइप का होता है जिसमें बर्तन वगैरह धोते हैं। तो वो एंड्रयू किचन से होते हुए स्क्लरी में जाता है, उसके होठ एकदम सूखे हुए होते हैं। एट द स्क्लरी ही टुक अ लॉन्ग ड्रिंक ऑफ वाटर, ही रीच्ड फॉर हिज हैट एंड कोट, और फिर वो स्क्लरी में एक बहुत बड़े जग में बोल सकते हैं बहुत सारा पानी पीता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थका हुआ, बहुत प्यासा होता है। फिर वो अपना हैट और कोट लेकर के वहाँ से चला जाता है। आउटसाइड ही फाउंड जो स्टैंडिंग ऑन द पेवमेंट विथ अ टेंस एक्सपेक्टेड फेस। ऑल राइट जो, ही सेड थिकली, और फिर वो जैसे ही घर के बाहर निकलता है तो वहाँ पे कौन रहता है, जो मॉर्गन रहता है। जो मॉर्गन ऐसा रहता है, वो बहुत ज़्यादा टेंस्ड रहता है और एंड्रयू से ये उम्मीद करता है कि शायद एंड्रयू आएगा और मुझे गुड न्यूज़ देगा कि मेरी वाइफ और जो हमारा बेबी है वो एकदम ठीक है। तो जो एंड्रयू है वो जो को बोलता है कि सब कुछ ठीक है जो, बोथ ऑल राइट, दोनों ठीक है। इट वॉज क्वाइट लाइट, नियरली 5 o'clock, अ फ्यू माइनर्स वर ऑलरेडी इन द स्ट्रीट्स, द फर्स्ट ऑफ द नाइट शिफ्ट मूविंग आउट, और उस टाइम पे सुबह के 5 बज रहे होते हैं, थोड़ी थोड़ी लाइट रहती है और कुछ माइनर्स लोग उस गली में बाहर रहते हैं। और जो फर्स्ट नाइट मतलब जो नाइट ड्यूटी करके माइनर्स अपने घर जाते रहते हैं, और जो माइनर्स अभी सुबह का ड्यूटी करने आते हैं, इस तरीके से वहाँ पे अभी चहल पहल रहता है। As Andrew walked with them, spent and slow, his footfalls echoing with the others under the morning sky, he kept thinking blindly, oblivious to all other work he had done in blindly. I have done something, oh God, I have done something real at last. अब एंड्रयू जो है वो बहुत धीरे धीरे उन लोगों को क्रॉस करते हुए, मीन्स माइनर्स को क्रॉस करते हुए बहुत धीरे धीरे चलते रहता है, और वो सोचता है कि उसने अपनी ज़िंदगी में आज एक बहुत ही अच्छा काम किया है, और इस ब्लेनली सिटी में उसने आज बहुत अच्छा काम किया है कि उसने क्या किया, एक बच्चे का जान बचाया है। तो इस तरीके से स्टूडेंट फाइनली हमारे ये स्टोरी भी कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको ये स्टोरी का एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। अब हम इस स्टोरी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी देख लेते हैं। सो द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज़, I have done something, oh God, I have done something real at last. Why does Andrew say this? What does it mean? मैंने कुछ किया, हे भगवान, मैंने कुछ आखिर में अच्छा ही किया। और इस एंड्रयू ने ये लाइन क्यों कहा और इसका क्या मतलब है, अभी जस्ट लास्ट में हमने पढ़ा था। एंड द आंसर इज़, एंड्रयू स्पोक दिस वर्ड्स इन द इकेस्टिशी ऑफ सेविंग बोथ द मदर एंड द चाइल्ड लाइफ्स। एंड्रयू ने ये वर्ड्स क्यों कहा था, क्योंकि उसने सूजन का और उसके बच्चे का जान बचाया था। एंड्रयू वॉज डिप्रेस्ड बिफोर द ऑपरेशन बिकॉज ऑफ द पेन हिज गर्लफ्रेंड हैड कॉज्ड हिम। एंड्रयू जो था वो अपनी गर्लफ्रेंड की वजह से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में था, और सूजन की डिलीवरी से पहले वो क्या था, बहुत ज़्यादा टेंस्ड था।
When he successfully delivered the baby, he discovered that the baby had died. और वो जब फाइनली वो डिलीवरी सुजन का हो जाता है तो एंड्रयू को पता चलता है कि वो जो बच्चा है वो मरा हुआ पैदा है. Then he decided to first cure the mother, which he did. Following that he carefully observed the baby and determined the problem. और फिर वो पहले डिसाइड करता है कि पहले वो उस बेबी की मम्मी का क्योर करेगा, उनका इलाज करेगा, और उन्होंने ऐसा ही किया. फिर उसके बाद वो बेबी को भी क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, उसको देखता है और फिर उसके प्रॉब्लम को भी वो सॉल्व करता है. ही देन इमीडिएटली एडमिनिस्ट्रेट द नेसेसरी ट्रीटमेंट एंड resuscitated the baby. As a result, he successfully did something meaningful. Till that point, he was just thinking and then he did something real. और उसके बाद वो उस बच्चे को बचाने के लिए हर एक चीज़ करता है, बहुत कोशिशें करता है कि किसी भी तरीके से वो उस बच्चे को बचा ले, किसी भी ट्रीटमेंट से, किसी भी इलाज से वो बच्चा बस बच जाए. और फाइनली सक्सेसफुली वो उसका ट्रीटमेंट काम कर जाता है और वो बच्चा लास्ट में ज़िंदा बच जाता है. इसलिए जो एंड्रयू था उसने ये लाइन कहे थे लास्ट में. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, There lies a great difference between textbook medicine and the world of a practicing physician. Discuss. एक टेक्स्ट बुक मेडिसिन में और वर्ल्ड प्रैक्टिसिंग फिजिशियंस में, ठीक है, बहुत सारा डिफरेंस है और ग्रेट डिफरेंस लाई करते हैं. उसी के बारे में हमको डिस्कस करना है. सो द आंसर इज, द वर्ल्ड ऑफ ए प्रैक्टिसिंग फिजिशियंस एंड टेक्स्ट बुक मेडिसिन इज़ वास्टली डिफरेंट. जो प्रैक्टिसिंग फिजिशियन होते हैं और टेक्स्ट बुक जो मेडिसिन होता है वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से डिफ़र होता है, अलग होता है. टेक्स्ट बुक मेडिसिन इज़ अ प्योरली साइंटिफिक वेयर इज पेशेंट केयर इज़ एन आर्ट. जो टेक्स्ट बुक मेडिसिन होता है वो पूरी तरीके से साइंटिफिक बेस्ड होता है, जिससे कि पेशेंट का केयर होना एक कला है. The world of practicing physician necessitates a unique set of abilities and knowledge. जबकि दूसरी तरफ अगर हम बात करें प्रैक्टिसिंग फिजिशियंस के बारे में तो वो किस टाइप का क्योर करते हैं, यूनिक सेट ऑफ एबिलिटीज़ एंड नॉलेज. उनके पास अलग तरीके का नॉलेज और एबिलिटीज़ होते हैं. Although textbook medicine provides a conceptual framework for treatment, no doctor can treat a patient without employing any इंट्यूटिव प्रैक्टिसेस. टेक्स्ट बुक जो मेडिसिन्स होते हैं वो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क पर क्या करते हैं, वर्क करते हैं किसी भी ट्रीटमेंट के लिए, जिसमें कोई भी डॉक्टर एक पेशेंट को बिना एम्प्लॉइंग इंट्यूटिव प्रैक्टिस, मतलब बिना प्रैक्टिस के वो डॉक्टर किसी भी पेशेंट का क्योर नहीं कर सकता. द वे एंड्रयू ब्रिंग्स अ स्टिल बॉर्न चाइल्ड बैक टू लाइफ इन द स्टोरी बर्थ अटेस्ट टू दिस फैक्ट. और इस स्टोरी में हमने देखा कि जो एंड्रयू हैं वो उस स्टिल बर्न चाइल्ड को, मतलब वो बच्चा जो लाइफलेस था, बिना जान का था, उसको वो क्या करता है, जिंदा करने की कोशिश करता है. द नर्स इनिशियली डम्प्स द चाइल्ड बिलीविंग इट टू बी डेड. और नर्स ने क्या किया था, तुरंत उस बच्चे को ये मान लिया था कि वो बच्चा मरा हुआ है और इसलिए उसने उसको हटा दिया था. एंड्रयू ऑन द अदर हैंड टेक्स अ चांस एंड द मिरेकल ऑकर. और दूसरी तरफ अगर हम बात करें एंड्रयू की, तो एंड्रयू ने एक चांस लिया और वहाँ पे चमत्कार हो गया था. ही इनिशियली अप्लाइज टेक्स्ट बुक नॉलेज बट द चाइल्ड डज नॉट रिकवर. वो वहाँ पे तुरंत किसका यूज़ करता है, टेक्स्ट बुक नॉलेज का यूज़ करता है, और वो चाइल्ड जो है कोई रिकवर नहीं करता, मतलब वो बच्चा सांस नहीं ले पाता. ही नेवर गिव्स अप होप. लेकिन फिर भी जो एंड्रयू है वो अपनी आशा नहीं छोड़ता है. ही यूजेज हिज इनिट्यूटिव मेथड एंड द मिरेकल ऑकर. फाइनली वो दोबारा किसका यूज़ करता है, इनिट्यूटिव मेथड का यूज़ करता है और वहाँ पे चमत्कार हो जाता है. ट्रीटमेंट इज़ बेस्ड ऑन साइंस एंड गोज बियॉन्ड. जो अब उसका इलाज था वो किस पे बेस्ड था, विज्ञान पे, और वहाँ पे फाइनली उसका जो ट्रीटमेंट था वो सक्सेसफुल भी होता है. इट इज़ ए साइंस एज वेल एज एन आर्ट फॉर्म. ये एक साइंस भी था, एक कला भी थी. बर्थ इज़ अ वर्क ऑफ रियलिस्टिक फिक्शन. इन अदर वर्ड द स्टोरीज एलिमेंट्स हैव बीन ड्रॉन फ्रॉम रियल लाइफ एक्सपीरियंस एंड वुमेन इनटू द फैब्रिक ऑफ फिक्शन. बर्थ जो है वो क्या है, एक रियलिस्टिक फिक्शन है. मतलब जो बर्थ है वो क्या है, एक फैक्ट है. और दूसरे वर्ड्स में अगर हम कहें तो इस स्टोरीज़ में जो हमको दिखाया गया है ये एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस है. एंड वुमेन इनटू द फैब्रिक ऑफ फिक्शन, जिसको एक स्टोरी के टाइप से हमको इस चैप्टर में दिया गया है. और स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसको आपको खुद से आंसर करना है. मैं आपको क्वेश्चन के मतलब समझा देती हूँ.
डू यू नो ऑफ एनी इंसिडेंट व्हेन समवन हैज़ बीन ब्रॉट बैक टू लाइफ फ्रॉम द ब्रिंक ऑफ डेथ थ्रू मेडिकल हेल्प? क्या आप किसी ऐसे इंसिडेंट्स, ऐसी घटना के बारे में जानते हैं जो कि मरने के बाद से, मतलब जैसे कि हमने स्टोरी में देखा था, तो क्या आप कोई ऐसी घटना के बारे में जानते हैं जब कोई इंसान मरने के कगार पे आ जाए और वो दोबारा से ज़िंदा हो जाए? डिस्कस मेडिकल प्रोसीजर्स सच एज ऑर्गन ट्रांसप्लांट एंड ऑर्गन रीजनरेशन दैट आर यूज टू सेव ह्यूमन लाइफ। आपको कुछ मेडिकल प्रोसीजर के बारे में भी बात करनी है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट और ऑर्गन रीजनरेशन के बारे में, जिसका यूज़ करके इंसानों का जान बचाया जाता है। तो अगर कोई आप ऐसे इंसिडेंट्स के बारे में जानते हैं कि कोई भी बच्चा या कोई भी इंसान मरते मरते दोबारा से ज़िंदा हो गया, कोई ऐसा चमत्कार हो गया, तो अगर आप जानते हैं तो थर्ड के क्वेश्चन में आपको यही आंसर, यही इंसिडेंट्स लिखना है। तो सो स्टूडेंट, ये आंसर आप लोग खुद से लिखेंगे जो इंसिडेंट्स आप लोगों को पता होगा। सो इसी क्वेश्चन के साथ फाइनली हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। सो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।